अब अगली सीट की तरफ, और वो सीट है डाल्टनगंज की सीट। डाल्टनगंज में इस बार किस तरह का मुकाबला है, जब 3 दिग्गज यहां पर नजर आएंगे। हालांकि आलोक चौरसिया बीजेपी से चुनावी मैदान में है, के.एन. त्रिपाठी फिर से कांग्रेस की टिकट पर चुनावी मैदान में, लेकिन एक जो नाम सामने आ रहा है दिलीप सिंह नामधारी, ये निर्दलीय यहाँ पर चुनावी मैदान में है। लेकिन इनके बारे में आपको बता दूं कि ये काफ़ी कद्दावर राजनेता रहे। इंदर सिंह नामधारी के बेटे हैं, और इंदर सिंह नामधारी झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, काफ़ी कद्दावर नेता भी रह चुके हैं। तो ऐसे में क्या यहाँ पर ये त्रिकोणीय मुकाबला बना पाएंगे, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। रंजन जी, अब डाल्टनगंज की जंग जब दिलीप सिंह नामधारी चुनावी मैदान में है तो कितनी दिलचस्प नजर आ रही है? देखिए, दिलीप सिंह नामधारी के चुनाव मैदान में आने के बाद ये ऑलमोस्ट तय हो गया है कि डाल्टनगंज में भी ट्रायंगुलर फाइट देखने को मिल सकती है। और वो इसलिए मिल सकती है क्योंकि जो दिलीप सिंह नामधारी है, जैसा आपने बताया कि झारखंड विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी के बेटे हैं, ये बीजेपी से भी चुनाव लड़ चुके हैं, निर्दलीय भी यहाँ चुनाव लड़ चुके हैं। जब 2009 की बात है, जब के.एन. त्रिपाठी जो है वो जीते थे, तब उन्होंने दिलीप सिंह नामधारी को ही पराजित किया था, और वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे, और एक नज़दीकी मुकाबला हुआ था। 4200 वोटों के आसपास जो है वो के.एन. त्रिपाठी की जीत हुई थी। तो दिलीप सिंह नामधारी के आने से एक प्रभाव तो पड़ेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में इंदर सिंह नामधारी का अपना एक रेपो है, उनकी एक प्रतिष्ठा है, और लोग उन्हें बहुत सम्मान भी देते हैं। और यही वजह है कि जब आप रिकॉर्ड्स देखेंगे तो डाल्टनगंज भंडरिया से सबसे ज़्यादा बार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड भी इंदर सिंह नामधारी के ही नाम है। उन्होंने 5 बार यहाँ से चुनाव जीता है, जबकि पूरन चंद जो एक समाजवादी विचारधारा के नेता थे, वो जनता पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी वगैरह से मिलाकर 4 बार उन्होंने भी यहाँ से चुनाव जीता है। लेकिन अब सवाल आता है कि जो 3 मुख्य प्रत्याशी हैं, आलोक चौरसिया, के.एन. त्रिपाठी और दिलीप सिंह नामधारी, तो के.एन. त्रिपाठी के लिए जैसा मैंने आपको बताया 2005 से ये चुनाव लड़ रहे हैं। 2005, 2009, 2014 और 2019 4 चुनाव ये डाल्टनगंज से लड़ चुके हैं, जिसमें एक में इनको सफलता मिली है 2009 में, तब इन्होंने दिलीप सिंह नामधारी को पराजित किया था। जहां तक आलोक चौरसिया की बात है, तो वो पिछली 2 बार से जो है वो यहाँ के विधायक चुने जा रहे हैं। 2014 में वो जेवीएमपी के टिकट पर चुनाव जीतने में सफल रहे थे, तब एक छोटी जीत मिली थी 4347 वोटों की, लेकिन बाद में वो बीजेपी में आ गए, और जब बीजेपी के टिकट पर 2019 में चुनाव लड़ा तो जो उनका अपना वोट है वो तो था ही, साथ में जब बीजेपी का वोट जुड़ा तो वो जीत हो गई 21,517 वोटों की। और इस बार भी अगर आप लोकसभा में देखें तो बीजेपी को डाल्टनगंज भंडरिया से 82,276 वोटों की लीड मिली है, 82,000। तो ये एक बड़ी लीड है। लेकिन इसके अलावा जो सूचना आ रही है कि आलोक चौरसिया को लेकर थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी है, और कुछ लोग जो शहर में हैं वो नाराज दिखते हैं, और उनमें से कुछ जो हैं वो बीजेपी को वोट भी करते हैं। तो क्या इसका असर पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कई बार होता है कि शुरू में नाराजगी होती है। अभी अपने लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखा कि मान जाते हैं कार्यकर्ता, कि अगर वो मान जाते हैं तब तो फिर आलोक चौरसिया के लिए इस ट्रायंगुलर फाइट में बहुत मुश्किल नहीं होने जा रही है। लेकिन अगर नहीं मानते हैं तब उनको मुश्किल होगी। और के.एन. त्रिपाठी जो है इस बार पूरा जोर लगा रहे हैं। तो अभी चतरा चुनाव में उन्हें असफलता हाथ लगी, लेकिन वो इस बार विधानसभा का चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन ये एक बात है कि यहाँ जो दिलीप सिंह नामधारी खड़े हैं, और वो खेल बिगाड़ सकते हैं क्या? वो दोनों तरफ का खेल बिगाड़ सकते हैं, चूंकि जो वोट हैं, जैसे आप ब्राह्मणों के वोट की बात करें जो कि के.एन. त्रिपाठी के साथ जा सकता है, तो उस वोट में भी दिलीप जो है सेंधमारी कर सकते हैं, क्योंकि
नामधारी जी को ब्राह्मण हमेशा वोट करते रहे हैं। इसके अलावा जो शहरी वर्ग है वहां पर भी जो है नामधारी जी की एक पकड़ रही है। तो अब उसमें से कितना वोट ट्रांसफर होता है यह भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि चुनाव में कई बार आप देखते हैं कि सामने से तो समर्थन होता है, वोट करते वक्त लोग भूल जाते हैं। तो ये बातें भी देखनी होंगी कि अगर सब कुछ दिखा तो दिलीप पूरी तरह से मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं और नामधारी जी अल्पसंख्यकों के बीच में भी लोकप्रिय रहे हैं, तो वो जो है उनको फायदा पहुंचा सकता है। तो अगर इस तरह से करें तो दिलीप बिल्कुल मुख्य मुकाबले में भी आ सकते हैं। और अगर एंटी इनकम्बेंसी काम किया और दिलीप उस तरह से वोट नहीं काट सके तो फिर केएन त्रिपाठी को 2009 के बाद 2024 में दूसरा मौका जो है वो मिल सकता है। तो यहां पर उम्मीदें तीनों की जीवित हैं, चाहे वो आलोक चौरसिया हो, चाहे वो केएन त्रिपाठी हो या वो दिलीप सिंह नामधारी हो। ये तीनों ही प्रत्याशी जो है अभी इस चुनावी भिड़ंत में मुख्य मुकाबले में आने के लिए प्रयास करेंगे। जीत किसी को भी मिल सकती है क्योंकि तीनों का एक अपना रेपुटेशन भी है। आलोक चौरसिया के जो पिता थे अनिल चौरसिया, वो चुनाव लड़ते रहे, वो आरजेडी से भी चुनाव लड़े, निर्दलीय भी चुनाव लड़े और उनके बाद फिर आलोक चौरसिया आते हैं। तो इनका एक अपना वोट बेस है जो अनिल चौरसिया के समय से बना हुआ है। उसमें जब बीजेपी का वोट जुड़ जाता है तो इनके लिए आसानी हो जाती है। दूसरी तरफ केएन त्रिपाठी ने भी जब वो 2009 में विधायक थे तो कुछ काम किए और इन सब के अलावा वो इजीली अवेलेबल भी रहते हैं शहर में, तो एक उनकी भी प्रतिष्ठा है, उनकी भी पहचान है और उनकी भी पकड़ है, तो लोग उनको भी पसंद करते हैं। और इसी तरह से इंदर सिंह नामधारी हो या दिलीप हो, इनको भी लोग बहुत पसंद करते हैं। दिलीप क्रिकेट भी खेला करते थे तो उनसे भी उनकी एक लोकप्रियता रही थी। तो अगर आप देखें कि इस तरह से अगर आप देखते हैं तो तीनों ही प्रत्याशी अपने लिए उम्मीदें देख रहे हैं। यानी मतदाताओं के लिए भी परेशानी यहाँ पर बड़ी कि आखिर किसे चुने। जी नेचुरली, और खास करके मैं हमेशा कहता हूं अल्पसंख्यक वोटर्स के लिए ज्यादा परेशानी होती है क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ ज्यादातर मौकों पर वोट करते हैं। तो उन्हें तो सबसे पहले खुद जज करना होगा बिना वोटिंग हुए कि बीजेपी से इमीडिएट मुकाबले में कौन है नियरेस्ट राइवल। और नहीं तो अगर उनका वोट बंटता है दो तरफ तो फिर आलोक चौरसिया के लिए काम और भी आसान हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ का जो मुकाबला है वो बहुत दिलचस्प होगा। हालांकि यहाँ के अगर आप जातीय समीकरण जानना चाहें तो वो मैं बता देता हूँ, लेकिन एक बात इसके साथ जरूर बताऊंगा कि जातीय समीकरण जो भी हो आप इसी से समझिए कि उसका कितना असर होता है कि इंदर सिंह नामधारी यहाँ से 5 बार जीते हैं और यहाँ सिख वोटर्स की संख्या उतनी नहीं है। और ये बातें नामधारी जी कई बार कहते भी रहे हैं कि अगर जाति पे जीतना होता तब तो मैं कभी जीतता ही नहीं। तो इसीलिए, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो यहाँ जो एससी वोटर्स हैं वो 17.5% के आसपास हैं। एसटी वोटर्स जो हैं वो 21% के आसपास हैं। जो मुस्लिम हैं वो 14.6 14.6। जो राजपूत वोटर्स हैं उनकी संख्या अच्छी है, 15% के आसपास वो हैं। जो चौधरी हैं वो 5.1 और इसके अलावा अन्य कास्ट के भी हैं। तो अगर आप चौधरी, महतो, मेहता जोड़ दें तो 8-9% के आसपास आ जाता है जो आमतौर पर बीजेपी को वोट करते रहे हैं। तो क्या वो बीजेपी को वोट करेंगे या जेएलके ने भी एक प्रत्याशी यहाँ पर दिया है अनिकेत मेहता को, उनको वोट करेंगे, इस पर भी परिणाम बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर वो बीजेपी की तरफ जाएंगे तो बीजेपी का काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए चूंकि अर्बन जो पॉपुलेशन है वो भी लगभग 27.5% के आसपास है, तो वो बीजेपी को वोट करता रहा है ज़्यादातर मौकों पर। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद अगर हम डाल्टनगंज की समीक्षा करें और देखें कि किसमें कितना है दम, तो यहाँ तीनों में दम दिखता है और तीनों में से कोई भी बाजी मार सकता है। तो चलिए, डाल्टनगंज की जंग की तस्वीर थी कि किस तरह वहां पर झारखंड का रंग सजेगा और कौन वहां बाजी मार सकता है।